हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हमने फिजिक्स में बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ा, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा और लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ा। आज है 12th फिजिक्स के विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बारी, क्योंकि इस बार हमारी है 12th में 90% की तैयारी। स्टूडेंट, आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। देखो स्टूडेंट, आपके पूरे फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं। पूरे फिजिक्स में सिर्फ टॉप 28 यानी कि 28 ऐसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिसमें से हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं 28 क्वेश्चन में से हमेशा आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनको बता दिया जाए, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें। तो आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम 12th फिजिक्स में 20 नंबर कंप्लीट करेंगे। देखो, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके फिजिक्स में 20 नंबर के पूछ जाते हैं। 20 नंबर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा। एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, क्योंकि एक नंबर से स्टूडेंट जो है आगे पीछे हो जाता है। टॉपर फर्स्ट रैंक से सेकंड पर आ सकता है अगर एक नंबर कम हो, तो एक नंबर बहुत है। हम तो 20 नंबर कंप्लीट कराएंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, बस इतना पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तो अध्याय 1 से 14 तक जितने भी क्वेश्चन है सबको हम आज डिस्कस करेंगे। आज लॉन्ग क्वेश्चन का खात्मा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, एक एक चैप्टर का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अब सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आता है ना, तो फर्स्ट चैप्टर का हम देखेंगे। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से ज्यादा चांस है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखो, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में, और मैंने आपको पढ़ाया भी है। मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय निरक्षीय आपने पढ़ा होगा, तो अक्षीय वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निरक्षीय भी कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस का प्रमेय, ये आपको प्रूफ करना है। 5 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। मतलब जो मैंने आपको बताया था फाई ई, जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है, वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही वाला आपको प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ करके दिखाना है। ये डेरिवेशन है। आप लोग सर्च कर लेना गॉस का प्रमेय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करना है, टॉपिक का नाम लो, पीछे शुभम लेक्चरर लगाओ, क्लास मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई इसको मैं बोलूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बीबीआईपी हैं, उसको भी मैं टिक करते हुए चलूंगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, टोटल हम 28 क्वेश्चन देखेंगे। देखो, तीसरा और चौथा ये क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर का ही है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। उनको भी हम लास्ट में सब बताएंगे, किस चैप्टर से ज्यादा चांस है, किस चैप्टर से कम है। अभी हम लास्ट में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो,
अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। भैया ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। मतलब अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय की सहायता से निकालना है। तो गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये ध्यान देना। चौथा क्वेश्चन भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। देखो, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। यह भी गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट चैप्टर के 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने चारों बता दिए। मतलब इन 4 को बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी जो है अगर आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपके मार्क एक्स्ट्रा आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हमारा फर्स्ट चैप्टर से। सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं। देखो, ये भी चैप्टर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसका आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अच्छी और निरक्षीय स्थिति है। सेकेंड चैप्टर में भी अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव दोनों है। तो उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अच्छी स्थिति पर विभव वाला डेरिवेशन आता है। शायद मैंने यहां पे नहीं लिखा लेकिन वो आता है। और जो निरक्षीय वाला है, जो शून्य होता है, वो आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर पूछा जाता है। तो उनको भी कंप्लीट कर लेना। बाकी जो लिखा है उसको मैं बता दे रहा हूं। देखो 6 नंबर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको डेरिवेशन करना है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 में। तो ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति जो मैंने बताया है उसको भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब हम चैप्टर 3 पे आ गए हैं, विद्युत धारा चैप्टर। इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक क्वेश्चन आता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अनुगमन वेग क्या होता है, अपवाह वेग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या होता है। ठीक है, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। मतलब इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम जो हमारा V=IR, इसका निगमन करना है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भैया VVI है, इसको तो आप मिस कर नहीं सकते। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। मतलब किरचॉफ का नियम क्या होता है वो आपको बताना है और उसको परिपथ के साथ आपको समझाना है। मतलब ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया काम हो गया, परिपथ के साथ आप समझा दीजिए, आपका 5 नंबर ये भी कंप्लीट। तो किरचॉफ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने आपको बताया भी है। आप सर्च करोगे किरचॉफ का नियम शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। मैंने बताया कोई भी टॉपिक सर्च करना है क्लास आपको मिल जाएगा। और कमेंट में आप लोग कमेंट करके ये बता देना कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें से कितना क्वेश्चन आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है। ठीक, एक आइडिया हमको लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ गए। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से किसी व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र P/Q=R/S व्युत्पादित कीजिए, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। मतलब किरचॉफ का नियम तो आपने कंप्लीट कर ही लिया, कोई बात नहीं। एक टॉपिक है आपके 3rd चैप्टर में, व्हीट स्टोन सेतु, जिसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं इंग्लिश में। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हीट स्टोन सेतु वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए इस चैप्टर में, तभी आपकी तैयारी पूरी मानी जाएगी। 2 टॉपिक इसमें, किरचॉफ का नियम और व्हीट स्टोन सेतु, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको कंप्लीट कर लेना। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 4 पे हम लोग आएंगे अब।
चैप्टर 4 का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चैप्टर 5 होगा उससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, अभी मैं बताऊंगा। देखो 10 नंबर, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे हमारे चैप्टर 3 में किरचॉफ का नियम है, वैसे चैप्टर 4 में बायो-सेवर्ट का नियम है। ये टॉपिक भी ट्रेंडिंग वाला है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको करके जाना है, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल, इसका फॉर्मूला होता है F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पादित कीजिए। मतलब ये वाला सूत्र आपको प्रूफ करना है डेरिवेशन के जरिए। ठीक है, उस उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। मतलब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का जो फॉर्मूला है F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R न्यूटन प्रति मीटर, इसको आपको प्रूफ करना है। ये भी डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 4 का। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर नंबर 6 का है। देखो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है या आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया। चैप्टर 6 पे हम आ गए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो है वो मैं बता देता हूं। देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 में। ठीक है, जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर है। बाकी क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखते हैं आगे है कुछ। चलो अब चैप्टर नंबर हम चलते हैं, शायद यहां पे चैप्टर नंबर उल्टा हो गया थोड़ा सा। चैप्टर नंबर 7 हमारा है प्रत्यावर्ती धारा, और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है, और जो ऊपर दे दिया गया है वो चैप्टर 8 का क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो हमें ऊपर नीचे से क्या मतलब, हमें ये समझना होगा कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये ना, ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। चैप्टर 7 में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग में सिर्फ एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा स्पेशल है। देखो ट्रांसफार्मर की रचना तथा क्रिया विधि कार्य विधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है? मतलब ट्रांसफार्मर की आपको रचना और इसकी कार्य विधि का आपको वर्णन करना है। ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक हमारे चैप्टर 7 में काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 में भी कुछ खास क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, यानी कि एक क्वेश्चन है चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे में मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है चैप्टर 8 में। तो चैप्टर 1 से 8 तक क्वेश्चन देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये 4 चैप्टर स्टार्टिंग के लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो 4 चैप्टर हैं उनसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि हमने यहीं पर देख लिया। ठीक, तो 14 क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक में इंपॉर्टेंट हैं। अब चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक को देखते हैं। ठीक है, आधा चैप्टर हमारा हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपने चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र में। ये चैप्टर भी लॉन्ग क्वेश्चंस की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। देखो किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए तथा इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध जो होता है, पतले लेंस के लिए 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 1/1/r2 सिद्ध कीजिए। ये भी आपका डेरिवेशन है चैप्टर 9 का। मतलब आपको पतले लेंस के लिए संबंध जो होता है 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 1/1/r2, इसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इसी चैप्टर का चैप्टर 9 का ही क्वेश्चन है। एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक
ठीक है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। खगोलीय दूरदर्शी का आपको किरण आरेख खींचना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी वाला टॉपिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो ऊपर वाला है ये हमारे चैप्टर नंबर 9 का ही क्वेश्चन है, किरण प्रकाशिकी का। देखो, किसी परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का वर्णन प्रदर्शित कीजिए। देखो इधर आपका क्या था, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना था, यहां पे परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना है चैप्टर नंबर 9 में। अब चैप्टर 10 पे चलेंगे। चैप्टर 9 में 2-3 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक न्यूटन का सूत्र भी आता है, उसको भी प्रूफ कर लेना क्योंकि वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 पे चलते हैं, तरंग प्रकाशिकी। ये चैप्टर भी लॉन्ग क्वेश्चंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। मतलब तरंगाग्र क्या है और हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है वो आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पे लिख रखा है। ये दोनों क्वेश्चन ट्रेंडिंग वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। मतलब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, तरंगों में जो अपवर्तन होता है उसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। मतलब अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर करना है। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर में अक्सर आते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी वाले हैं, ठीक है, तो इनको प्रिपेयर कर लेना। 21 नंबर पे चलते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, तरंग प्रकाशिकी में 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मैंने बता दिया, चौथा देखो, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री, ठीक है, से प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ये भी हमारे चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि चैप्टर 9 और 10 भी लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ते चलो आगे क्योंकि 28 क्वेश्चन हमें देखना है। अब चूंकि क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको एक आइडिया लग सके कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम जानते हैं। 22 ये हमारा है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर से भी कोई बहुत ज्यादा खास विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नहीं आते। एक क्वेश्चन जो आता है उसको मैं बता देता हूं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण जो है 1/2mb max स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट की स्थापना आपको करनी है। मतलब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है उसकी स्थापना आपको करनी है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। 23 अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 12 नंबर चैप्टर पे, परमाणु, जिस चैप्टर का नाम है। देखो इसमें एक क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। मतलब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसकी आपको व्याख्या करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, हाँ 24 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, शायद 25 क्वेश्चन ही थे, यहां पे 28 लिख दिया गया है स्टार्टिंग में। चलो 25 ही देखते हैं, जितने हैं उतने हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए, अब ये हमारे चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 13 है नाभिक, उस चैप्टर से कोई खास क्वेश्चन लॉन्ग में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम चैप्टर नंबर 14 लास्ट चैप्टर पे चलेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत स्पेशल हैं, उन्हीं दोनों को आपको स्पेशली पढ़ना है। पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए। मतलब पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का आपको चित्र बनाना है। इसी के भाई हैं एक, देखिए, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। मतलब आपको पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचना है और उसकी कार्यविधि को समझाना है।
इतने क्वेश्चन हमारे लॉन्ग में इंपॉर्टेंट थे। सबसे मिसप्रिंट वाली बात क्या है कि हमने स्टार्टिंग में बताया 28 क्वेश्चन और है टोटल 25 क्वेश्चन, तो आपको 25 को लेकर चलना है। तो ये थे फिजिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक सारे क्वेश्चन थे। बस इतने क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। 25 क्वेश्चन, अगर आप एक दिन में एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करें, सोचो एक बार, आपका माइंडसेट एक टॉपर का माइंडसेट अगर हो, मतलब एक दिन में आप एक डेरिवेशन सॉल्व करें तो 25 दिन में आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आपको 20 नंबर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ने, साथ में जो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होते हैं उसको भी आपको पढ़ लेना, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यहीं पर फिनिश होगा। हमने आपको फिजिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताया। बस इतना आपको पढ़ के जाना है और इस बार 20 में 20 आपको लॉन्ग का तो लाना ही है, बाकी की तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।